गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आधुनिक भारत के इतिहास की पहली क्लास है और ख़ास तौर पे ये पूरी की पूरी जो श्रृंखला है इसमें हम बात करने वाले हैं भारत के आज़ादी की कहानी पर। यानी ये पूरी तरह से संपूर्ण रूप से भारत का आधुनिक भारत का इतिहास नहीं है, लेकिन हाँ, आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी की कहानी। जब भी हम भारत के आज़ादी की कहानी की बात करते हैं तो आमतौर पर दो शब्द हमारे सामने आते हैं। पहला शब्द है भारत का स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा शब्द है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी। तो जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, आपने 1857 के विद्रोह की कहानी सुनी होगी। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करने के क्रम में ये कहानी शुरू होती है 1857 के विद्रोह से। लेकिन जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है वर्ष 1885 से, जिसको हम 1885 से 1947 तक की कहानी के रूप में जानते हैं। यानी कि भारत की आज़ादी की कहानी, स्वराज से स्वतंत्रता तक अगर इस विषय पे हम बात करें तो मूल रूप से हम इस पूरी की पूरी श्रृंखला में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1885 से 1947 के बीच कौन सी घटनाएं हुई, उन सभी घटनाओं की परत दर परत जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, आमतौर पे जो लोकप्रिय बहस है, पॉपुलर डिबेट्स हैं, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा अगर कोई मुद्दा चर्चा में रहता है तो वो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, जो शुरुआत होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से वर्ष 1885 में। जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान चुनावी मुद्दे होते हैं, उनके तमाम तरह के मुद्दे होते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी है। तो इस पे भी तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं, आम जनमानस के बीच तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं, जिन चर्चाओं में गांधी पे, भगत सिंह पर, भीमराव अंबेडकर पर, तमाम ऐसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता हैं जिन पे बात होती है। तमाम तरह के विमर्श आपने सुने भी होंगे और हम सभी विमर्शों को शामिल करेंगे। तो इस पूरी की पूरी श्रृंखला का उद्देश्य केवल और केवल एकेडमिक ज्ञान नहीं है, बल्कि हम एकेडमिक ज्ञान के साथ साथ जो भी राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित विमर्श हैं, उन सभी विमर्शों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 1885 से। और वर्ष 1885 क्यों महत्वपूर्ण है हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में? ये एक ऐसी घटना है जहां पर अखिल भारतीय स्तर पर एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना होती है, जिसे आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनना भारत में जो लोगों के राष्ट्रवाद की भावनाओं के विकास के क्रम में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके पहले से राष्ट्रवादी भावनाएं विकसित तो हो रही थी, लेकिन उन राष्ट्रवादी भावनाओं की एक संगठित अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसी जरूरत को पूरा किया। आप सभी इस बात को जानते भी होंगे कि एक दौर ऐसा भी रहा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पर्याय के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखा जाने लगा। मुझे लगता है आप इस बात से परिचित होंगे। ठीक ऐसे ही जब गांधी का भारतीय राजनीति में आना होता है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी 1915 में वापस आते हैं और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का हस्तक्षेप होता है। गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में कई महत्वपूर्ण आंदोलनों की नींव भी रखते हैं महात्मा गांधी। तो जब महात्मा गांधी का आविर्भाव भारतीय राजनीति में होता है तो लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पर्याय के रूप में महात्मा गांधी को देखना शुरू कर दिया। यानी मैं यहाँ पे एक खास बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ और वो ये है कि पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनना, इतिहासकारों ने इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत माना और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पर्याय के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को देखा गया। और जब गांधी की एंट्री होती है इंडियन पॉलिटिक्स में, उस दौर में आकर 1919-20 से लेकर 1947 का जो वर्ष है, इस पूरे के पूरे समय काल को गांधीवादी राजनीति का चरण कहा गया। यानी कि यहाँ पे तीन मुख्य तत्व हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिए। पहला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और तीसरा है गांधी।
और इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इज इक्वल टू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इज इक्वल टू गांधी, इस तरह से इतिहास को बांट के देखा। लेकिन जब हम इतिहास के इस तरह के अध्ययन को करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बनना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत के आज़ादी के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और गांधी का भी महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन भारत की आज़ादी की कहानी केवल और केवल कांग्रेस और गांधी के इर्द गिर्द नहीं होनी चाहिए, मेरा यह मानना है। हमारे इस पूरे के पूरे डिस्कोर्स का उद्देश्य ही यही है कि भारत की आज़ादी की कहानी को सिर्फ कांग्रेस और सिर्फ गांधी की नज़रों से नहीं देखें, बल्कि भारत की आज़ादी की कहानी को हम उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सेनानियों की नज़र से देखें जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे लिए भारत की आज़ादी की कहानी भगत सिंह भी है, हमारे लिए भारत की आज़ादी की कहानी भीमराव अंबेडकर भी है, हमारे लिए भारत की आज़ादी की कहानी में गांधी के बराबर ही महत्व रखते हैं सुभाष चंद्र बोस, और हमारे लिए भारत की आज़ादी की कहानी में गांधी के बराबर ही महत्व रखते हैं भीमराव अंबेडकर भी, सुभाष चंद्र बोस भी, भगत सिंह भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी। तमाम ऐसे नाम हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लोकतंत्र, समाजवाद दोनों ही विचारों का समान रूप से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो ये पूरी की पूरी चर्चा बहुत ही संवेदनशील चर्चा है, और मैं ये पूरी तरह से तो दावा नहीं कर सकता कि मैं पूर्वाग्रह से, बिना किसी पूर्वाग्रह के शायद ये पूरा का पूरा डिस्कशन कर ले जाऊं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आमतौर पे इतिहासकारों के लिए भी ये संभव नहीं हो पाता कि पूर्वाग्रह से पूरी तरह से अलग होकर वो किसी विषय पे चर्चा करे। लेकिन हाँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मेरा ये संवाद छात्रों के साथ है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि निष्पक्ष तरीके से भारत की आज़ादी की कहानी को आपके सामने मैं रख सकूं। तमाम तरह के इतिहास की धाराएं हैं, स्ट्रीम्स हैं, स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री हैं, जिनमें इतिहास लेखन को अलग अलग तरीके से देखा गया और इतिहास की घटनाओं को भी अलग अलग नजरिए से आपके सामने प्रस्तुत किया गया। तो इतिहास दृष्टि में जाने के क्रम में मैं एक बड़ा ही सरल सा उदाहरण लेना चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि इस उदाहरण से शायद आप सभी लोग परिचित होंगे, जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। बड़ा ही लोकप्रिय उदाहरण है। मैं उस उदाहरण को लेके इस क्लास की शुरुआत करूंगा, और आप शायद उस उदाहरण से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ठीक ढंग से रिलेट कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले उस उदाहरण की बात करता हूँ आपके सामने, और हम कोशिश करेंगे कि उस उदाहरण के माध्यम से हम इस पॉपुलर डिबेट को, डिस्कोर्स को समझने की कोशिश करें। तो उदाहरण क्या है इसके बारे में मैं आपके सामने बोर्ड वर्क के माध्यम से कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा। तो आपने इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज में, भारतीय पौराणिक कथाओं में विष्णु पुराण का नाम सुना होगा। मुझे उम्मीद है आप सभी ने विष्णु पुराण के बारे में सुना होगा। तो मैं यहीं से एक कहानी की चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ, जो विष्णु पुराण से, विष्णु पुराण की घटना है, और इसको आप इतिहास लेखन की दृष्टि से बहुत बेहतर ढंग से जोड़ के देख पाएंगे। जो चर्चा मैं करने जा रहा हूँ वो अत्यंत ही गंभीर चर्चा है, और ये मजाक का विषय बिल्कुल नहीं है। और जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, इससे मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना भी नहीं, लेकिन एक सूक्ष्म और गंभीर दृष्टि का विकास करना जरूर उद्देश्य है हमारा। विष्णु पुराण की घटना, आपने विष्णु पुराण की घटना में एक घटना के बारे में जरूर सुना होगा, और वो है समुद्र मंथन की कहानी। मुझे उम्मीद है आप इस घटना से परिचित होंगे। समुद्र मंथन की कहानी बड़ी ही रोचक घटना है। सीरियल्स में भी आपने देखा होगा समुद्र मंथन, समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई। तो मैं उस समुद्र मंथन की कहानी आपके सामने कहने जा रहा हूँ। जब मैं समुद्र मंथन कहूंगा, आपको जब भी मैं समुद्र मंथन की कहानी बोलूं, आप इसको रिलेट करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। यानी कि समुद्र मंथन की कहानी, इस संकेत को आपको जोड़ लेना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। और समुद्र मंथन के बाद प्राप्त क्या हुआ? समुद्र मंथन के बाद प्राप्ति हुई अमृत की। केवल अमृत की नहीं प्राप्ति हुई थी, कुल 14 रत्न मिलने वाले थे इस समुद्र मंथन के बाद, और अमृत उन 14 रत्नों में से एक रत्न था। तो अमृत की प्राप्ति हुई, जो आमतौर पर हम जानते हैं कि अमृत की प्राप्ति समुद्र मंथन से हुई। इसका मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, जब ये पूर्ण हुआ वर्ष 1947 में, भारत आजाद हुआ, इसके बाद राजनीतिक सत्ता की भी प्राप्ति हुई। और उस राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति किसे हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। 1930s 40s का दौर था, जब गांधी ने बार बार ये सुझाव दिया कि एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
इस नाम का प्रयोग 1947 के बाद नहीं किया जाए। और गांधी बार बार इस बात पे जोर डाल रहे थे, क्योंकि गांधी का यह मानना था कि अगर 1947 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इलेक्शंस लड़े, तो इसके पहले स्थिति क्या थी, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इज इक्वल टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी 1947 के बाद अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव लड़ती है, तो लोगों की संवेदनाएं स्वाभाविक रूप से किसके पक्ष में चली जाएंगी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में चली जाएंगी। और ऐसा होना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर बहुत बड़ा चोट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनावों में बहुमत से विजय हासिल करेगी और एक लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक सत्ता में बनी रहेगी। इसीलिए गांधी का बार बार कहना था कि एक नई पार्टी के नाम से एक नई शुरुआत करनी चाहिए, और इस वजह से क्या होगा कि चुनाव में एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव लड़ना 1947 के बाद भारत के आजादी के बाद होने वाला पहला सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और चुनावी धांधली है, जिसकी तरफ गांधी ने इशारा किया। इस बात को हम समझते हैं। इस बात को हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे, जिसमें मैंने कहा कि समुद्र मंथन की कहानी को अमृत की प्राप्ति से जोड़ के देखते हैं। और जब मैं समुद्र मंथन की कहानी के बारे में अभी आपसे बात करने जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं इसको राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ के देख रहा हूं। समुद्र मंथन की कहानी, ये समुद्र मंथन हुआ कहां? तो क्षीर सागर की यह घटना है। क्षीर सागर एक शब्द है जिसका मतलब यह है, क्षीर का मतलब होता है खीर, आप समझ रहे हैं, सफेद रंग का खीर, यानी ऐसा सागर जिसका जल श्वेत हो। ओके, खीर की तरह, क्षीर की तरह जिसका जल श्वेत हो, उस सागर को हम क्षीर सागर कहते हैं। तो क्षीर सागर की होने वाली एक घटना है, और इस क्षीर सागर से ही मंथन के बाद अमृत की प्राप्ति होनी थी। यानी मंथन जब करना होगा, जैसे दही मथने की प्रक्रिया, आप सभी लोगों को दही मथने की प्रक्रिया पता है। तो अगर हम दही मथने की प्रक्रिया के बारे में सोचें, तो हमें जरूरत होगी किस चीज की? सबसे पहले दही मथनी की प्रक्रिया के लिए हमें एक मथानी की जरूरत होती है, और इस मथानी के साथ साथ हमें एक रस्सी की भी जरूरत होती है, जिससे हम दही को मथते हैं। तो इस समुद्र मंथन की प्रक्रिया में मथानी के रूप में मद्राचल पर्वत का प्रयोग किया गया। तो यहां मद्राचल पर्वत मथानी बन गई। और रस्सी के रूप में किसका प्रयोग किया गया? तो रस्सी के रूप में वासुकी नाग का प्रयोग किया गया। इस कहानी से भी आप पूरी तरह से परिचित होंगे। मैं एक बहुत ही गंभीर विषय की तरफ आप सभी को ले जा रहा हूं। ये कोई हंसी मजाक वाली घटना नहीं है। वासुकी नाग ने रस्सी का काम किया, मद्राचल पर्वत क्या बन गई? मथानी। और ये घटना कहां होने वाली घटना है? क्षीर सागर में होने वाली घटना है। और इस मथानी के बाद क्या प्राप्त होने वाला था? जैसे दूध को मथने के बाद घी की प्राप्ति होती है, ठीक वैसे ही इस समुद्र मंथन की प्रक्रिया के बाद 14 रत्न प्राप्त होने वाले थे। 14 रत्न प्राप्त होने वाले थे। और इन 14 रत्नों में एक रत्न अमृत भी था और दूसरा रत्न विष था। इसके अलावा भी अन्य रत्न थे। जैसे आपने एक हाथी का नाम सुना होगा, जिसको ऐरावत हाथी कहा जाता है। वो ऐरावत हाथी भी समुद्र मंथन की प्रक्रिया के बाद मिलने वाला था। आपने एक उड़ने वाले घोड़ा, जिसका पुराणों में जिक्र किया गया है, उच्चैश्रवा घोड़ा, इसका भी जिक्र होगा, सुना होगा, उड़ने वाला घोड़ा। तो इस उड़ने वाले घोड़े की भी प्राप्ति होने वाली थी समुद्र मंथन की प्रक्रिया से। और सिर्फ यही नहीं, इसके अतिरिक्त श्री की प्राप्ति होने वाली थी। और श्री का मतलब है लक्ष्मी। दिवाली आ गई है, लक्ष्मी के बारे में हम सभी जानते हैं। श्री की भी प्राप्ति होने वाली है, और श्री का मतलब क्या है? लक्ष्मी। इसके अलावा और भी रत्न थे। मतलब एक साधारण सा संकेत मैं आपको देना चाहता हूं कि समुद्र मंथन की प्रक्रिया से अमृत भी निकलने वाला था और विष भी निकलने वाला था। और यहां पे आपके सामने चॉइस नहीं है कि अमृत ले लिया और विष छोड़ दिया। बिल्कुल हमारे जीवन की तरह, हमारे जीवन में जब संघर्ष आता है, तो उस संघर्ष से जूझने के बाद हमें मीठा फल भी मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शनल चॉइस नहीं थी, आपको अमृत के साथ साथ क्या लेना है? विष भी लेना है। इसके अलावा और भी रत्न मिलेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक उस जमाने की, उस समय की सबसे कठिन प्रक्रिया थी। लेकिन इस काम को अकेले नहीं किया जा सकता था। उस समय देवता और असुर, ये भी कहानी आपने सुना होगा। चलिए इसको भी हम लेके आते हैं। एक वर्ग हम बनाते हैं देवताओं का, और दूसरा वर्ग बनाते हैं असुरों का। संख्या किसकी ज्यादा थी, देवता की कि असुर की? असुरों की संख्या ज्यादा थी। जब मैं देवता कहूं, तो यहाँ पे
आपको इसे रिलेट कर लेना है बुर्जुआ वर्ग से, और जब मैं असुर कहूं तो यहां आपको रिलेट करना है श्रमिक वर्ग से। तो यहाँ पे एक वर्ग क्या हो गया, देवता, दूसरा वर्ग क्या हो गया, असुर। और ये काम, समुद्र मंथन की प्रक्रिया बिना दोनों के सहयोग के संभव नहीं होने वाली थी। यानी कि दोनों का सहयोग जरूरी था, देवताओं का भी सहयोग जरूरी था और असुर का भी सहयोग जरूरी था। दोनों आएंगे, दोनों इस प्रक्रिया में शामिल होंगे, तभी समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति होगी। अब ये स्टोरी शुरू होती है समुद्र मंथन की। यहाँ पे इस पर्वत को इस्तेमाल किया मथानी के रूप में, वासुकी नाग को इस्तेमाल किया रस्सी के रूप में। तो नाग है, तो नाग के शरीर का एक हिस्सा क्या है, फन। और वासुकी नाग अपने फन से लगातार क्या उगलेगा, आग, विष, जहर। आप किसी सांप की पूंछ पकड़ लोगे तो वो फुफकारेगा ना, तो आदमी डरता है पूंछ से या फन से, किससे डरता है? आप सांप से किससे डरते हो, किस वाले हिस्से से, पूंछ से डरते हो या फन से डरते हो? फन से डरे हो। यानी फन की तरफ जाना, फन की तरफ रहना ज्यादा रिस्की है। ठीक है, अब यहाँ पे समुद्र मंथन मिलके करना है। देवता बड़े स्मार्ट हैं, देवताओं ने क्या किया, वासुकी नाग की पूंछ पकड़ ली, मतलब अपना सेफ साइड ले लिया। देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ ली, पूंछ पकड़ ली, ये हो गया सेफ साइड। ठीक है, ये बिल्कुल एजुकेटेड लोगों की तरह, हमारी तरह, जो एसी रूम में बैठ के सेफ गेम प्ले करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं। तो पूंछ पकड़ लिया वासुकी नाग का, और असुरों को किधर लगा दिया, इस तरफ, वासुकी नाग के फन की तरफ लगा दिया। अब क्या करना था, वासुकी नाग की पूंछ पकड़ के खींचनी, शरीर पकड़ के खींचना था समुद्र मंथन के लिए। तो नाग फुफकारेगा, तो ऑब्वियस है सबसे ज्यादा चुनौतियां किसने झेली इस समुद्र मंथन की प्रक्रिया में, असुरों ने झेली। ठीक है, भगदड़ मच जाती थी जब जब वासुकी नाग अपने फन को लहराता था, उसमें से आग उगलता था, विष जैसी चीजें उगलता था, असुरों में भगदड़ मच जाती थी। लेकिन असुर डटे रहे, उन्होंने समुद्र मंथन की प्रक्रिया में बराबर योगदान दिया। या हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ बराबर नहीं योगदान दिया, इस समुद्र मंथन की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किसने किया, असुरों ने किया या देवताओं ने किया? असुरों ने किया। इस समुद्र मंथन की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने किया, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन असुरों ने की। और असुर एक देवता की आराधना करते थे, आपको पता है कौन देवता है? असुर हमेशा तपस्या की मुद्रा में आ जाते थे, एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करने लगते थे। किस देवता की आराधना करते थे? शिव, शिव की भक्ति। असुरों के गॉड कौन है? शिव। हमेशा वो किसकी आराधना करते हैं? शिव की आराधना करते हैं। तो असुरों के आराध्य देव हैं शिव। समुद्र मंथन की प्रक्रिया पूरी हो गई, और जब यह समुद्र मंथन की प्रक्रिया पूरी हो गई तो वहां से कितने रत्न मिले? 14 रत्न मिले। अब उन 14 रत्नों में समुद्र मंथन की प्रक्रिया में दो बातें आपने समझी, देवता और असुर। देवता और असुर, द वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर ऑफ असुर। असुरों का बहुत ही वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन है, योगदान है। और समुद्र मंथन की प्रक्रिया के बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है अमृत, और दूसरा क्या है? विष। अच्छा, जो अमृत का पान करेगा उसे अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी, इमॉर्टल हो जाएगा। जब मैं अमृत कह रहा हूं तो इसको आपको रिलेट करना है सत्ता, राजनीतिक सत्ता से। तो अमृत का पान करके कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है? अमर हो सकता है, इमॉर्टल हो सकता है। तो बताओ, सब अमृत पान करने की कोशिश करेंगे कि नहीं? क्या असुर भी ये इच्छा रखेंगे कि उनको भी अमृत मिल जाए? बताओ, आपके सामने दो चॉइस हो, एक अमृत पीना हो, दूसरा सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला पीना हो, तो आप क्या चूज करोगे? अमृत पीना भाई, अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी, हमेशा यंग बने रहेंगे, नौजवान बने रहेंगे। तो दोनों चाहते थे कि अमृत का पान हो, लेकिन सवाल यह था कि अमृत के साथ साथ विष भी आया था, और विष भी लेना था। बिना विष के आप अमृत का पान नहीं कर सकते। गुलाब के साथ साथ कांटे तो होते ही है ना, तो अमृत के साथ साथ विष भी था, और विष का भी पान करना था। अब सवाल ये होगा कि विष का पान करेगा कौन? तो असुरों ने अपने आराध्य देव को याद किया, और इनके आराध्य देव कौन थे? शिव। तो शिव आए, और शिव के पास एक विशेष प्रकार की यौगिक साधना थी, और उस यौगिक साधना के बूते शिव ने यह स्वीकार किया कि मैं विष का पान करूंगा। शिव ने विष का पान करना स्वीकार कर लिया। और शिव की यौगिक साधना क्या थी? यौगिक साधना यही थी कि विष का, जहर का पान तो किया शिव ने, लेकिन
अपनी यौगिक साधना के बल पे उस विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। जहर जब कंठ से नीचे जाएगा तभी तो वो हमें मार सकता है। तो शिव ने उस विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। इस कारण शिव के कंठ का रंग कैसा पड़ गया? नीला पड़ गया। इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं? नीलकंठ भी कहते हैं। यानी इस समुद्र मंथन से निकलने वाले विष का पान शिव ने किया और शिव क्या बन गए? नीलकंठ। यानी कि बताओ शिव फायदे में रहे कि नुकसान में रहे? सारा विष किसने पी लिया? शिव ने। शिव को बुलाया किसने? असुरों ने। कहा साहब आके हमारी हेल्प करिए। शिव आए, विष का पान कर लिया। अब मिला अमृत। अब मुद्दा यह था कि अब अमृत पर क्लेम तो सबका है, दावा सबका है। देवताओं का भी दावा है और असुरों का भी दावा है। अमृत पिएगा कौन? यानी कि अमृत का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, समान बंटवारा होना चाहिए। यही मांग थी कि अमृत का क्या हो? समान बंटवारा हो। अमृत का समान बंटवारा होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यही तो है जस्टिस, न्याय की संकल्पना। सब में बराबर बराबर बटे। अगर प्रयास सबने किया है, मेहनत सबने की है, तो अमृत का बंटवारा भी सब में क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। अब इस समय दूसरा ग्रुप जो है, एक ग्रुप तो असुरों का है, दूसरा आपने समझ लिया कि शंकर जो आराध्य देव हैं, और आके वो विष का पान कर जाते हैं। अब इसके बाद एक और ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, और वो तीसरा ग्रुप किसका है? देवताओं का है। आलसी भी थे, वासुकी की पूंछ पकड़े हुए देवता, सेफ गेम प्ले करने वाले देवता। और इन देवताओं ने क्या किया? इन देवताओं का जो राजा था, जो राजा थे, उनका नाम था इंद्र। नाम सुना है आपने? तो इन देवताओं के राजा कौन थे? इंद्र। एक ग्रुप असुर, दूसरा शिव, और तीसरा ग्रुप जो है आलसी देवताओं का है। मैं कहूंगा आलसी देवता क्यों कहूंगा? क्योंकि ये बहुत सेफ गेम प्ले कर रहे थे। और इन आलसी देवताओं के जो लीडर थे वो कौन है? इंद्र। ठीक है, इंद्र। यहां इंद्र नेतृत्व कर रहे हैं सामंत और पूंजीपति वर्ग का। मैं फिर से इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूं और बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत होशावास में स्टेटमेंट को दे रहा हूं कि यहाँ इंद्र नेतृत्व कर रहे हैं सामंत और पूंजीपति वर्ग का। ये लीडर है देवताओं के। और इनके जो प्रधानमंत्री हैं, जैसे आपने एक दूसरा शब्द मैं बोलूंगा, उपेंद्र, उप प्लस इंद्र, जो इंद्र का रिप्रेजेंटेटिव हो यानी प्रधानमंत्री हो। तो इंद्र के जो प्रधानमंत्री थे, इनका नाम क्या हो गया? उपेंद्र। और उपेंद्र कौन है? विष्णु। विष्णु, गॉड विष्णु इज उपेंद्र, इसीलिए नाम क्या है? उपेंद्र। उप प्लस इंद्र। इंद्र के प्रधानमंत्री कौन है? उपेंद्र। तो उपेंद्र ने कहा भाई ये जिम्मेदारी मैं लूंगा, मैं बांटूंगा अमृत को। तो लोगों ने कहा ठीक है बांटो। और विष्णु ने क्या किया? विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा, सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वो रूप धरने में बहुत एक्सपर्ट थे। मोहिनी का रूप धारण करके और उन्होंने अमृत पिलाना शुरू किया। एक कतार थी जिसमें देवता बैठे थे, असुर बैठे थे, और विष अमृत पिला कौन रहा था? मोहिनी। मोहिनी मीन्स विष्णु। और बहुत चालाकी से विष्णु क्या करते थे कि जब असुरों की बारी आती थी तो उनको कोका कोला पिला देते थे, और जब देवताओं की बारी आती थी तो उनको अमृत पिला देते थे। तो बहुत चालाकी से ये गेम चल रहा था। देवता अमृत पी रहे थे और असुर क्या पिए जा रहे थे? कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे थे, कोका कोला पी रहे थे। उनको लगा यार हम भी अमृत पी के अमर होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये जो करप्शन हो रहा था, इस करप्शन को देखा राहु ने। आपने ये कहानी सुनी होगी ना, राहु केतु जीवन में एंटर कर जाए तो परेशानी खड़ी कर देते हैं। राहु ने यह कहानी देखी कि अरे ये तो विष्णु ने तो मोहिनी का रूप धारण करके असुरों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। राहु थोड़ी देर के लिए बाहर गया और वो भी रूप चेंज करके आ गया। वो कौन सा रूप धर के आ गया? वो देवता का रूप पकड़ के आ गया, बहुरूपिया बनकर, और उसने भी अमृत का पान कर लिया। लेकिन अमृत का पान करते करते वो अमृत अभी उसके गले तक ही गया था कि चंद्रमा ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि भाई ये असुर है, देवता बन के आया है, पी गया अमृत। तो तुरंत इंद्र ने क्या किया? अपने सुदर्शन चक्र से, अपने चक्र से राहु का गला काट दिया। तो जो आप राहु और केतु किसी ज्योतिषी से आप पूछोगे तो वो राहु केतु के बारे में बताएंगे। राहु केतु दो अलग अलग लोग नहीं, ठीक है?
धड़ के हिस्से को और सर के हिस्से को राहु और केतु कहा जाता है। यानी कि एक आदमी, देखो विष्णु छल कर रहे थे, दूसरा आदमी इनके छल को समझ गया, उसने भी छल किया, लेकिन उसके छल की सजा, फैसला ऑन द स्पॉट, उसको वही सजा दे दी गई, उसका गला काट दिया गया, क्योंकि वो धोखे से अमृत का पान करने आ गया था। लेकिन ये पिलाने की पूरी प्रोसेस किस चीज से भरी हुई है? धोखे से भरी हुई है। तो आप बताओ क्या हो रहा है यहाँ? क्या असुरों को उनके श्रम का उचित रिवॉर्ड दिया जा रहा है? नहीं। यानी यहां पे संसाधनों पे अधिकतम कब्जा का प्रश्न नहीं है। 100% अमृत पर क्लेम किसने किया? देवताओं ने किया। और असुरों के साथ क्या किया? अन्याय किया। यही नहीं, इन दोनों चीजों के अलावा और जो रत्न मिले थे, उन रत्नों में कौन कौन से थे बताओ? इसके अलावा जो और रत्न मिले थे, अमृत और विष, विष मिला शंकर को, अमृत देवता ले गए, ठीक है, इंद्र उनके नेतृत्व करता थे और विष्णु उनके प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा ऐरावत हाथी, ऐरावत हाथी कौन ले गया? इंद्र। उच्चैश्रवा घोड़ा, आसमान में उड़ने वाला घोड़ा, कौन ले गया? इंद्र। ठीक है। रंभा जैसी ब्यूटीफुल लेडी, सुंदरी, कौन ले गया? इंद्र। ठीक है, 14 रत्न में ये भी है। रंभा जैसी सुंदरी, इनको कौन ले गया? इंद्र। और इसी समुद्र मंथन से निकली श्री, श्री जिसको हम कहते हैं लक्ष्मी। और लक्ष्मी से विवाह किसने कर लिया? विष्णु ने कर लिया। मेरी बात समझ गए? और खुद क्या बन गए? लक्ष्मी नारायण। देखो, 14 रत्नों में से एक रत्न कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी से विवाह किसने किया? विष्णु ने किया। और ये खुद क्या बन गए? लक्ष्मी नारायण। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि इस पूरे के पूरे समुद्र मंथन की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नुकसान में कौन रहे? असुर। सबसे ज्यादा फायदा में कौन रहे? इंद्र, विष्णु, देवता। तीसरा पक्ष, पूरे के पूरे जहर को, विष को किसने पी लिया? शिव ने पूरे के पूरे विष को पी लिया। पी लिया। लक्ष्मी नारायण अवतारी भगवान हो गए। विष्णु क्या हुए? श्री लक्ष्मी के साथ जुड़ गए और ये लक्ष्मी नारायण हो गए और अवतारी भगवान हो गए। तो यहां पे ये बात आपको समझने की जरूरत है कि ये वर्ग वही है, शिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मैं और आप, जिसके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, टैबलेट है। हिंदुस्तान के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी शिक्षा तक समान पहुंच नहीं, भोजन के लिए वो तरस रहे हैं। हम बैठ के डिस्कोर्स कर रहे हैं, आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, ये वही शिक्षित वर्ग है। उस आदमी के लिए क्या आज़ादी का मतलब है जो सड़क पर रात गुजारने को विवश है और जिसके लिए भूख से मौत हो जाती है? उसके लिए आज़ादी के क्या मायने? आज़ादी के मायने हमारे और आपके लिए, आरक्षण के मुद्दे पे आप लड़ सकते हैं, कोई और लड़ सकता है। अटेम्प्ट्स बढ़वाने के मुद्दे पे आप लड़ सकते हैं, व्यवस्था में बदलाव के मुद्दे पे आप लड़ सकते हैं, सिविल सेवा की नौकरियों में भर्तियों के मुद्दे पे आप लड़ सकते हो। लेकिन उस आदमी का क्या, जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है, सुबह जगता है तो उसे ये सोचना पड़ता है कि सुबह मैं नाश्ता क्या करूंगा, आज दिन में कुछ खाने को मिल पाएगा कि नहीं, उसके लिए आजादी का कोई मायने नहीं। तो यहाँ पे जब मैं असुर कह रहा हूँ, यहाँ पे पौराणिक भावनाओं के माध्यम से किसी को चोट पहुंचाना नहीं, मैं उसी स्वतंत्रता संग्राम की प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की संख्या थी जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान दे दी और इतिहास में जिनका जिक्र कहीं नहीं। मैं उनको असुर के साथ तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं एक घटना समझा रहा हूं कि ऐसे हजारों लाखों आजादी के नायक हैं जिनके बारे में हम और आप नहीं जानते। इस आजादी की लड़ाई में हमें सिर्फ मुट्ठी भर नाम पता है, और वो भी मुट्ठी भर नाम केवल कुछ एक राज्यों से संबंधित है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट से आजादी की लड़ाई में कंट्रीब्यूट करने वाले 10 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम बता दो, आपको नहीं पता होगा। दक्षिण भारत से आजादी की लड़ाई में कंट्रीब्यूट करने वाले 20 सेनानियों का नाम बता दो, आपको नहीं पता होगा। क्या ये हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन की विफलता नहीं है? ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की विफलता है। इतिहास लेखन का जो अप्रोच है, उसके फेल्योर को भी ये चीजें एक्सपोज कर रही है। आजादी की लड़ाई केवल मुट्ठी भर लोगों का योगदान नहीं है। आजादी की लड़ाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बलबूते जीती गई, ये हजारों लाखों लोगों के बलबूते जीती गई। इसी बात को, जिसको मैंने विष्णु पुराण के माध्यम से कहा
तुलसीदास भी एक दोहे में लिखते हैं कि शिव विरंची मुनि ध्यान लगावे, यानी कि शिव, विरंची का मतलब ब्रह्मा, मुनि का मतलब एजुकेटेड लोग, ये लोग क्या करते रह गए? ध्यान लगाते रह गए। नेति नेति कह पार न पावे, नेति नेति मतलब केप्ट वेटिंग, इंतजार करते रह गए, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाए जो उन्हें अचीव करना था। अचीवमेंट केवल कुछ लोगों के हाथ में जाके सीमित हो गई। और मैं उन्हीं कुछ लोगों को कह रहा हूं कि जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी पढ़ते हैं तो आमतौर पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी पढ़ते हुए पूरा का पूरा राष्ट्रीय आंदोलन एक खास ओरिएंटेशन में शिफ्ट हो जाता है, जहां पे बच्चे स्कूल में भी कुछ एक पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ते हैं, वो पॉपुलर डिस्कोर्स को समझ नहीं पाते। आजादी की लड़ाई की कहानी समझने के क्रम में जहां पे भी वाद विवाद वाले विषय हैं, वहां पे उन वाद विवादों को स्वीकृति नहीं दी जाती। अगर मैं पटेल वर्सेस गांधी बात करूं, अगर मैं गांधी वर्सेस नेहरू बात करूं, अगर मैं नेहरू वर्सेस सुभाष चंद्र बोस की बात करूं, तो ये तो हमारे विचार को, हमारे वैचारिक विमर्श को और बेहतर बनाएगा। लेकिन जब भी इस तरह के विचार को प्रमोट किया जाता है, कहीं ना कहीं लोगों के ध्यान में ये बात आ जाती है कि यह आदमी पॉलिटिकली इंक्लाइंड है या किसी खास योजना के तहत किसी खास विमर्श को आगे बढ़ा रहा है। तो हमारी सामाजिक मनोदशा ऐसी हो चुकी है, तो सबसे पहले तो हमें इस सामाजिक मनोदशा से बाहर निकलने की जरूरत है, और यही हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। ये जो समुद्र मंथन की कहानी है, ये हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी है। ये जो क्षीर सागर है, लुटियंस जोन आप मत समझिएगा, क्षीर सागर का मतलब जब सत्ता मिली तो सत्ता कुछ एक खास लोगों के हाथ में बहुत लंबे समय तक केंद्रित रह गई। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या उस सत्ता का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाया? और अगर नहीं हो पाया तो हमें इस पे सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी को सिर्फ और सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उपलब्धि समझ लेना, यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। भारत के आजादी की कहानी को सिर्फ और सिर्फ गांधीयन फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट समझ लेना, यह हमारी भूल है। भारत के आजादी की कहानी हर आदमी के नजर से देखी जानी चाहिए। आम आदमी की नजर से देखी जानी चाहिए, समाजवाद के नजर से देखी जानी चाहिए, साम्यवाद के नजर से देखी जानी चाहिए, सुभाष चंद्र बोस के नजर से देखी जानी चाहिए, सरदार पटेल के नजर से देखी जानी चाहिए, आरएसएस के नजर से देखी जानी चाहिए, हिंदू महासभा के नजर से देखी जानी चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नजर से देखी जानी चाहिए। हमें जिन्ना के दृष्टिकोण को भी समझने की जरूरत है, और तब शायद हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की इस कहानी को समझ पाए। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, आपको पता है कि जब मैं क्लास में किसी भी टॉपिक को पढ़ाता हूँ तो किसी भी टॉपिक से इतना ज्यादा विपथगमन, विपर्य या विचलन नहीं होता है। मैं न तो पौराणिक कथाओं में जाता हूँ, न इधर उधर की बातों में जाता हूँ। लेकिन ये पूरी भारत की आजादी की कहानी, ये जो सीरीज मैंने शुरू की है, मैंने कहा इसका मोटिव सिर्फ एकेडमिक नहीं, हाँ एकेडमिक मोटिव है। मैं कहानियों के माध्यम से जो भी डिस्कोर्स आपको बताऊंगा वो आपके एकेडमिक्स में काम आएगा, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो या स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो। यहाँ तक कि मैं फैक्ट्स को भी इंक्लूड करके चलूंगा इन क्लासेस में, लेकिन साथ ही साथ मैं खुल के बात करूंगा पॉपुलर डिस्कोर्स पे। इतिहास में जितने पॉपुलर डिस्कोर्स हैं उन पे हम खुल के बात करेंगे। आज मैंने किसी भी इतिहास दृष्टि की बात नहीं की, ना मैंने सबल्टन इतिहास लेखन की बात की, ना मैंने मार्क्सवादी इतिहास लेखन की बात की, ना औपनिवेशिक, ना राष्ट्रवादी, किसी भी इतिहास लेखन के दृष्टिकोण की बात नहीं की। मैंने सिर्फ आपको एक पौराणिक कथा सुनाया, और उस पौराणिक कथा के माध्यम से मैंने आपको बस इतना समझाने की कोशिश की है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमारे देश की राष्ट्रीय विरासत है, और इस राष्ट्रीय विरासत को किसी एकल दृष्टिकोण से देखना, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके लिए हमें एक बहुआयामी दृष्टिकोण बनाना होगा, और बड़े ही खुले दिल के साथ, बड़े विचार के साथ इन डिस्कोर्स को एक्सेप्ट करना होगा। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि मेरे विचारों को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ये कहना सबसे क्रूरतम अपेक्षाओं में से एक होगी, और किसी भी व्यक्ति को यह नहीं अपेक्षा करनी चाहिए कि आप हमारे विचारों को एक्सेप्ट कर लें। आपके अपने विचार हैं, लेकिन मेरे विचार आपके विचार के साथ मिलकर शायद वैचारिक समृद्धि का एक जरिया बन सकते हैं, और हो सकता है कि आपके ज्ञान से, आपके कमेंट से, आपके विचारों से कुछ मैं सीख पाऊँ, मेरे विचारों से कुछ आप सीख पाए। तो इस पूरी की पूरी श्रृंखला का उद्देश्य यही है। तो इस श्रृंखला में अगले भाग में जब हम जुड़ेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बन जाना 1885 में, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, ये एक क्रमिक विकास का परिणाम थी। कैसे क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आए और धीरे धीरे
उनका विकास हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, इस पे हम बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने के पीछे कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो उसमें A.O. ह्यूम, जिनको हम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से जानते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, इस पे भी चर्चा करेंगे। आप आमतौर पे जैसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी के बारे में जानते हो, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। गर्म दल के नेता, ओके, और नरम राष्ट्रवादी कौन थे, आरंभिक राष्ट्रवादी कौन थे, आरंभिक आर्थिक राष्ट्रवादी कौन थे, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पे हमें बात करनी है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जब भी मैं किसी पॉपुलर नैरेटिव या डिस्कोर्स को टच करूं, सबसे पहले मैं आपसे इतिहास की जो एकेडमिक लाइन पे जो हिस्ट्री है उसको डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, और फिर एक पार्ट एकेडमिक लाइन पे डिस्कस करने के बाद जो पॉपुलर डिस्कोर्स हैं जो हमें जानना चाहिए, हम उसकी भी बात करेंगे। और मुझे लगता है कि एक जागरूक नागरिक के रूप में आप सभी को इतिहास के मुद्दे पे चर्चा करनी चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। और किसी भी पीढ़ी के लिए अपने पास्ट के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम अपने पास्ट की अच्छी जानकारी रखेंगे, सही जानकारी रखेंगे, तार्किक जानकारी रखेंगे, तो हम भविष्य में होने वाली अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। अगर हम पास्ट के बारे में ठीक से जानते हैं, अगर हम पास्ट के डॉट्स को ठीक ढंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो फ्यूचर में होने वाले मिस्टेक्स को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। यही इतिहास पढ़ने का सबसे प्रमुख ध्येय है। आज पहली क्लास थी, आज की क्लास में बस इतना ही, और बाकी के विमर्श पर हम कल से चर्चा करेंगे। और आप हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इतिहास लेखन का एक तर्क संगत दृष्टिकोण लोगों के सामने आ सके। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं निष्पक्ष ढंग से चर्चा कर सकूं, हालांकि मेरी निष्पक्षता की भी कुछ सीमाएं हैं।